Hi everyone, welcome back to the channel. So let's continue the revision summary classes. So हमने लास्ट क्लास में जो कि पार्ट नंबर 1 चैप्टर 1 में हमने देखा था 7 पॉइंट्स कि ऑडिट क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है. अब उसी को कंटिन्यू करते बिना कोई टाइम वेस्ट करे. सो वी आर स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 8, दैट इज़ व्हाट इज़ एन एंगेजमेंट. एंगेजमेंट मतलब हम किसी के साथ कोई अरेंजमेंट, कोई एग्रीमेंट करते हैं जो कि वर्बली तो कभी हो नहीं सकता डेफिनेटली. तो जब आप ऑडिट करने जाते हैं, सपोज करो मैं ONGC का ऑडिट करने जाऊँगी, तो ONGC का ऑडिट ऐसे तो हवा में करूँगी नहीं. ONGC का एक प्रोसेस होगा ऑडिटर को हायर करने का, चीज़ें करने का, है ना. हमारे बीच में एक रिलेशनशिप डिसाइड होगी, स्कोप डिसाइड होगा. तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं क्या क्या होगा. देखिए, इट इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट. ठीक है, एक अरेंजमेंट किया जाता है जानबूझ के. कौन करता है? ऑडिटर और क्लाइंट दोनों मिलके करते हैं. एक साइन करा जाता है, ठीक है, तब जाके ये अरेंजमेंट सक्सेसफुल होता है. फिर ऑडिटर एग्री करता है कि हाँ मैं आपकी ऑडिटिंग सर्विसेज करूँगा. किस चीज़ का ऑडिट कर रहे हैं? वो बहुत तरह के ऑडिट होते हैं. स्टॉक ऑडिट हो गया, फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटिंग हो गई, बहुत सारे टाइप की ऑडिटिंग होती है. तो जो ये लेटर होता है, जो ये एंगेजमेंट होता है, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर. जैसे शादी होती है तो एंगेजमेंट होती है ना, ऐसे ही सबके सामने जो भी ऑडिट कमेटी होती है और जो भी रिक्वायर्ड मेंबर्स होते हैं उनके सामने ये एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसे ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं. सो ये ऑडिट एंगेजमेंट जो है हमारी, ये एक एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट होती है, क्योंकि हम बाहर से ऑडिटर्स को हायर करके ऑडिट करवाते हैं. क्योंकि जब आप इंटरनल ऑडिट करवाते हो तो उसे इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं, राइट. अब इस एक्सटर्नल का क्या पर्पस होता है? ये यूज़र की कॉन्फिडेंस को इन्हांस करता है. वाई? बिकॉज यूज़र को ये लगता है कि जो एक CA है, जो कि एक बाहर से हायर हुआ बंदा है, उसने इनके साथ ना तो कोई कोल्यूजन करा ना कुछ किया, और वो इंडिपेंडेंटली अपनी एक जजमेंट या अपनी एक ओपिनियन दे रहा है कि ये फाइनेंशियल्स ठीक है, नहीं है, या ओके हैं, या क्या क्या इसमें गलती है, राइट. जो भी वो देगा वो एक रीजनेबल अश्योरेंस होगी. 100% कॉन्फिडेंस के साथ वो नहीं बोलता, बट वो स्टिल आपका 90% तक बताता है कि वो ठीक है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ % ऑफ चांसेस रहते हैं कि उस स्टेटमेंट में गलतियाँ हो भी सकती हैं. ठीक है, आइए देखते हैं ये एंगेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है. इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कंपनी. सारी कंपनीज जो भी ऑडिटर को हायर करती हैं उन सभी को ये एंगेजमेंट लेटर को बनाना और उसको सबसे पहले उसको क्रिएट करना और उसके बाद उसको साइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 अब आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा, लॉ का सब्जेक्ट, उसमें आप ये एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन होती हैं. अब पर आप कहोगे मैम कंपनीज़ के लिए ही मैंडेटरी है, बाकियों के लिए नहीं है. तो मैं कहूँगी येस, बाकियों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए ऑप्शनल रखा है गवर्नमेंट ने, या ठीक है लॉ मेकर्स ने. बट अगर आप कराते हो तो आपकी बेनिफिट है, क्योंकि अगर NGO अपना ऑडिट कराती है तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उस NGO के ऊपर ट्रस्ट लोगों का बढ़ता है. ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस आती हैं. पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, तो जितना ज़्यादा ये लोग अपनी ऑडिट्स वगैरह कराएंगे तो इतना ज़्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा. तो ये ऑप्शनल है बट बेनिफिशियल भी है, राइट. तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि कौन कौन है. हाँ, NGO है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, इन सबको कराना चाहिए. ट्रस्ट आप ऐसे कर सकते हो ना, सोसाइटल ट्रस्ट जो होती है जिसकी बेसिस पे एजुकेशनल सोसाइटीज़ खड़ी होती है, यूनिवर्सिटीज़ खड़ी होती है, मेडिकल एसोसिएशंस होती हैं, तो ये ट्रस्ट की बेसिस पे होती है. पहले ट्रस्ट बनती है, उसके बाद फिर एक यूनिवर्सिटी अपने आप को बनाती है. तो ये सब लोगों को ऑडिट कराना बड़ा ज़रूरी है. तो इसका आउटकम आपके ऊपर क्या रहेगा, क्योंकि वो ऑडिटेड होंगी, वो किसी एक बाहर वाले पर्सन से चेकड होंगी, और वो पर्सन कोई और नहीं CA होता है, वो इतना बड़ा आदमी होता है. तो दैट इज़ अ क्रेडिबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट. अगर वो चीज़ कहते हैं ना, अगर वो टेस्टिंग से गुजरती है, सपोज करो देयर इज़ अ सैम्पल, अगर वो सैम्पल टेस्टिंग से गुजर के ओके प्रूव हो जाए तो वी हैव अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस ऑन दैट कि हाँ ये सैम्पल बिल्कुल ठीक है. पेपर में लिख के आने के लिए आपको एक फॉर्मल वे आउट हमने बताया है कि अगर एंगेजमेंट के ऊपर कोई भी MCQ आ जाए, कोई भी फॉर्मल राइटिंग आ जाए और आपको क्विज़ के अंदर चूज़ करना हो, तो आप ये कीवर्ड्स को पहचान सकते हैं. ठीक है, एंगेजमेंट क्या है? एक फॉर्मल एग्रीमेंट है ऑडिटर और क्लाइंट का, और ऑडिटर एग्री होता है कंडक्ट करने के लिए ऑडिट सर्विसेज फॉर्मलाइज्ड विया एंगेजमेंट लेटर. एंगेजमेंट लेटर के थ्रू जितनी भी सर्विसेज या जितने भी स्कोप डिसाइड करेंगे, ऑडिटर ने अगर उसके ऊपर साइन कर दिया तो इसका मतलब है ऑडिटर वो काम करने के लिए एग्री हो गया है. ठीक है, अगर एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट्स है तो आपको 4 चीज़ें देखनी है. सबसे पहले ही आपका कॉन्फिडेंस यूज़र का बढ़ाएगी. ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, पेपर में राइटिंग के लिए भी आसानी होती है, और क्विज़ में जब हम MCQ का पेपर सॉल्व करेंगे OMR शीट पे, जब हम 4 सर्कल हमारे को दिए होंगे और आपको एक सर्कल को फिल करना होगा, तो उसमें भी ये सबसे अच्छा होता है कि आप कीवर्ड से उसे पहचानें. सेकंड होता है रीजनेबल अश्योरेंस देता है, 100% नहीं होती. और ये मैंडेटरी होती है कंपनीज़ के लिए 2000 एक्ट 13 के हिसाब से, और वॉलंटरी चूजन होती है. इन कौन कौन से हो गए? ट्रस्ट हो गई, सोसाइटी हो गई, है ना, पार्टनरशिप फर्म हो गई, और बताइए
और हमने ऊपर और कौन कौन सी देखी थी, ठीक है ना, ऐसे जो प्रोप्राइटरशिप हो गई, तो ये सारे लोग कौन हैं, ये इनको है नहीं, मैंडेटरी नहीं है पर वॉलंटरी है, तो आप वॉलंटरी बेसिस पे ये सारी चीज़ें करा सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑडिट। आइए देखते हैं। 9th पॉइंट इज़ बेनिफिट ऑफ ऑडिट, वाई ऑडिट इज़ नीडेड, ठीक है। तो आपको फटाफट से देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर बेसिक चीज़ों को समझाया गया है, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ आपको समझना है, इनको रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले जो बाकी के 10 चैप्टर्स हैं, क्योंकि टोटल 11 चैप्टर्स हैं आपके पास, तो आने वाले जो 10 चैप्टर्स हैं वो अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनका ABC भी करेंगे कि ए मतलब प्रायोरिटी, बी लेस प्रायोरिटी एंड सी द लीस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से हम उन क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे, MCQs भी करेंगे। उसकी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें एक वीडियो में सिर्फ MCQ होंगे, एक वीडियो में सिर्फ RTP क्वेश्चन होंगे। ऐसे ऐसे करके ज़्यादा चीज़ें आपसे सिंप्लीफाइड और एग्जाम से पहले रेडी रहेंगी कि आप ये वीडियोज़ को देखें और फटाफट इन चीज़ों को एक्सेस कर लें, ठीक है। बट अगर अभी आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि आपको फुल कोर्स लेना है जिसमें हम कोर्स भी पढ़ें, क्वेश्चन आंसर भी टाइम टू टाइम करते रहें, RTP भी सॉल्व करें, सब चीज़ें करें, MCQ की भी प्रैक्टिस करें, तो उस केस के अंदर आप मेरा फुल कोर्स ले सकते हैं, जो कि ईमेल ID के थ्रू आप मुझे अप्रोच करके अवेल कर सकते हैं, राइट। आइए, नाउ नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑडिट में है सबसे पहले अश्योर्स हाई क्वालिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लाइज विद द ग्लोबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या होता है ऑडिट कराने का सबसे पहला फ़ायदा, आप खुद सोचिए, अगर आप ये आप अगर एक बैंक अगर आपको लोन देना है किसी कंपनी को, तो आप किस पे भरोसा करोगे, जिसने ऑडिट करा रखा है या जिसने ऑडिट नहीं करा रखा। ऑब्वियसली करा रखा है, क्योंकि वो हाई क्वालिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और वो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, या तो IFRS कर रहा होगा या फिर इंड AS कर रहा होगा, क्योंकि इंड AS कहाँ से लिए गए हैं, IFRS वगैरह से लिए गए हैं और गैप से लिए गए हैं, ठीक है। और इसमें ऑल्ट्रेशन करके एक तैयारी करी गई है जिसे हम बोलते हैं इंड AS, राइट। सेकंड बेनिफिट क्या है, प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर का इंटरेस्ट, क्योंकि उनके करोर्स ऑफ करोर्स रुपीज़ इन्वेस्टेड हैं। तो जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पैसा ज़ाया नहीं जाना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया विजय माल्या की कंपनी में और वो भाग गया, उसकी कंपनी में दम नहीं था, तो ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना बड़ा ज़रूरी होता है, इसीलिए एक ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करे, इंडिपेंडेंट रिव्यू करे मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड अकाउंट्स का, क्योंकि मैनेजमेंट गड़बड़ कर सकती है। विजय माल्या के बंदों ने गड़बड़ की होगी, जानबूझ के ऐसे फाइनेंशियल शो किए होंगे जिससे कंपनी अच्छी दिखी पर लास्ट में उसका बंटाधार हो गया, राइट। आइए, द थर्ड पॉइंट इज़ एक्ट एज अ मॉरल चेक। आपके ऊपर क्या लगता है, मॉरल चेक रखता है। जब हमें ये पता होता है कि हमारी गलती पकड़ी जा सकती है तब हम सही काम करते हैं, होता है ना। जब हमें पता है कि झूठ बोलना गलत है, क्यों, क्योंकि उसे पाप लगता है, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा तो हमारी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, होगा, तो हमारे ऊपर हमेशा एक मॉरल चेक रहता है, हमें सही गलत का पता होता है। तो इसलिए ऑडिटिंग कराना बेहद ज़रूरी है, जिससे लोगों को लोग डिस्करेज हों क्या करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। सो इट इज़ एक्ट एज अ मॉरल स्टेज ऑन एम्प्लॉयज़, फियर ऑफ डिटेक्शन डिस्करेजेस द फ्रॉड। एंड फोर्थ इज एड्स द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए भी एक हेल्पफुल चीज़ होती है। सबसे अच्छी बात हमारे IT के लिए होती है इनकम टैक्स को टैक्स कम मिलता है, क्योंकि लोग अपने अकाउंट्स में घपला कर लेते हैं, इसीलिए वो टैक्सेस कम मिलने की वजह से भी गवर्नमेंट को उनके ट्रेजर में नुकसान होता है। जितना उनको मिलना चाहिए टैक्स उतना नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी ने फ्रॉड किया। पर इसीलिए वो चाहते हैं, वो प्रमोट करते हैं कि ऑडिट होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर हो और उस हिसाब से प्रॉपर इनकम हो और उस हिसाब से प्रॉपर इनकम टैक्स कैलकुलेट हो, राइट। एक्यूरेट टैक्स लायबिलिटी डिटर्मिनेशन, राइट। आइए, हमने 4 पॉइंट्स देख लिए। आइए फिफ्थ पॉइंट में हेल्प्स द लेंडर्स एंड द बैंक्स असिस्ट इन क्रेडिट लेंडिंग डिसीजंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैंक्स को बेनिफिट होता है, क्योंकि वो उसको कंपनी को पैसा देने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। जो कंपनी ऑडिट करा के आती है, डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स वगैरह को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑडिट करना मेन गोल नहीं है, ऑडिट करके गलत चीज़ों को ढूंढ निकालना मेन गोल होता है। दूसरा है रिव्यू इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करो कि CCTV लगे तो हैं पर चल नहीं रहे, गार्ड्स लगे तो हैं पर वो सो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे। सो दीज आर द वीक पॉइंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द वीक पॉइंट्स इन द इंटरनल कंट्रोल, सो दैट इंटरनल कंट्रोल से ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, ठीक है। वीकनेस इन प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, राइट। तो ये हमारे हो गए बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स को एक लमसम में पॉइंटर्स के फॉर्म में अगर आपको पेपर में लिखना पड़े तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं पेपर में राइटिंग का, क्योंकि मैं तो बुलेट पॉइंट्स ही लिख कर आती थी। जब मैंने अपने पेपर में जो भी थ्योरी पेपर्स मैंने करे हैं, जो कि मैंने फाइनल में इसका करा है, फिर ऑडिट था, फिर लॉ था,
ठीक है। जितनी भी थ्योरी हमें डीटी आईडीटी में भी लिखनी पड़ी थी या अकाउंटिंग में लिखनी पड़ी थी, उन सभी में मैंने ऐसे बुलेट पॉइंट्स को फॉलो किया था जो कि यहाँ पर आपको देखने पड़े। तो मैंने आपको बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर एक बुलेट पॉइंट्स बना के दिखाए हैं, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है, इन्वेस्टर प्रोटेक्ट करती है, डिटेक्ट्स द फ्रॉड, सपोर्ट गवर्नमेंट, असिस्ट लेंडर्स, फ्रॉड डिटेक्शंस एंड इंटरनल कंट्रोल रिव्यू। उसके आपने हेडिंग लिखी, उसे अंडरलाइन किया और फिर उसके नीचे 1 लाइन 2 लाइन उसके बारे में लिखी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का आपका ये भी डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आपका पेपर है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमने बात कर ली ऑडिट की बहुत सारी, पर अब हम जैसे ऊपर बात करी कि ऑडिट किन के लिए मैंडेटरी है, कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी है, बाकी सबके लिए वॉलंटरी है। तो किस बेसिस पे मैंडेटरी है और किस बेसिस पे कहाँ कौन कौन सी थ्रेशोल्ड या लिमिट्स क्रॉस करने के बाद ये चीज़ें सब पे मैंडेटरी हो जाती हैं। आप बोलोगे मैम स्कूल पे है, तो मैं बोलूँगी हाँ भाई स्कूल पे हो सकता है, यस। क्यों? क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, इसलिए भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी पे है, हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलता है, वो किसी सेक्शन 8 के अंडर सोसाइटी के अकॉर्डिंगली वो बनी होती हैं और फिर उस हिसाब से वो काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी थ्योरी का पार्ट बनेंगी। आइए, so the 10th point is audit is mandatory or voluntary. So audit requirement is yes mandatory, but mandatory for the company under section Companies Act 2013. नॉन कॉर्पोरेट्स, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट्स क्या है? नॉन कॉर्पोरेट्स अबव टर्नओवर थ्रेशोल्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर वो कंपनी नहीं है, सपोजिंगली वो सोल प्रोप्राइटर है, सॉरी हाँ जी, वी आर बैक। सो हम नॉन कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे थे कि जो कि कंपनी नहीं है। सपोज़ करिए इनकम टैक्स में एक लिमिट लगाई गई है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। 2 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। सो ये जो क्राइटेरिया जिस पे फॉलो होते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स, उस हिसाब से अगर आप कंपनी नहीं भी हो तब भी आपको ऑडिट करानी पड़ती है, आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हम रिवाइज़ कर रहे हैं थ्योरी पार्ट, क्योंकि आपका जो ये डिटेल पार्ट है, डिटेल अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे कम मार्क्स के पेपर में लिखने लगोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्रिस्प करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स को भी ऑडिट करानी पड़ती है क्योंकि स्कूल्स वगैरह हैं और रेगुलेटरी जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स लगती है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग गया, इंश्योरेंस का कोई एक्ट लग गया, तो इस केसेस के अंदर तो आपको डेफिनेटली ऑडिट करानी ही है। तो याद रखिएगा बहुत सारे एक्ट, पहले आपको एक्ट देखना है फिर ऑडिट देखना है। क्या उस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग रहा है, क्या उस पर इंश्योरेंस का कोई एक्ट लग रहा है, क्या उस पर कोई अदर गवर्नमेंट का कोई स्टैट्यूटरी एक्ट लग रहा है। तो अगर वो ऐसे कोई हैं तो डेफिनेटली ऑडिट होगा ही होगा। अगर आपसे कुछ भी नहीं लग रहा, सपोज करें सोल प्रोप्राइटर है, कुछ भी नहीं लग रहा, तो उसकी चेक क्या करना है? टर्नओवर। अगर वो टर्नओवर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली दो चीज़ हो सकती है, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर ज़्यादा होगी तो ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, और अगर कम होगी तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और किन लोगों के लिए नहीं है? नो, इट इज़ अ वॉलंटरी फॉर इंटरनल रूल्स ऑफ एंटिटी। सपोज करो इंटरनल ऑडिट है, हर किसी को इंटरनल ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों कराएं? पैसा भी तो लगता है इतना ज़्यादा। जो छोटी कंपनीज़ होती हैं, छोटे प्रोप्राइटर्स हैं, छोटे लोग होते हैं, वो लोग इंटरनल ऑडिट नहीं कराते टू इन्हांस द क्रेडिबिलिटी, ठीक है। ये होता है कि अगर किसी ने ऑडिट करा भी दी तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, वो फ्रॉड्स और एरर्स पता चल जाते हैं और मैनेजमेंट का अच्छा खासा उसके ऊपर कंट्रोल बना रहता है। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि जिनके ऊपर ऑडिट की मैंडेटरी प्रोविजंस हैं वो तो कराएंगे। अगर जिनके ऊपर नहीं है और वो वॉलंटरी कराते हैं तो उन सब के लिए भी बेनिफिट होता है कि उनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होते हैं, क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, फ्रॉड पता चल जाते हैं और कंट्रोल आ जाता है, राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑडिट, हाउ इट यू हैव टू राइट डाउन इन द पेपर प्रेजेंटेशन हमने देखनी है। पेपर प्रेजेंटेशन हम हर पॉइंट के बाद ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है और ये बहुत ज़्यादा बस एक बेसिक चैप्टर है और इस बेसिक में से बहुत बेसिक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से कम आते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसके निमोनिक्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं देख रहे। नेक्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से हम लोग हर कॉन्सेप्ट के जहाँ जहाँ हम निमोनिक्स बना सकते हैं, निमोनिक्स मीन्स कोड,
जहाँ जहाँ हम आपको कोड बना के उस चीज़ को मेमोराइज़ करा सकते हैं, मेमोरी में डाल सकते हैं, वहाँ हम उसको मेमोरी में ज़रूर डालेंगे, क्योंकि ये निमोनिक कोड से आपको चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। अदरवाइज़ आप इतनी सारी थ्योरी पेपर के अंदर याद करके नहीं जा सकते, राइट। देखिए ऑडिट मैंडेटरी या वॉलंटरी, देखिए किस तरह से हमने उस आंसर को प्रेजेंट किया है। मैंडेटरी है, सो मैंडेटरी ऑडिट को लिखा है फॉर कंपनीज ओनली एज पर द लॉ, क्योंकि कौन सी लॉ लिख के आइए और उसको अंडरलाइन करिए, कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 2013। फिर नॉन कॉपरेट्स, जो कंपनी नहीं है पर उनका टर्नओवर क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है वो थ्रेशोल्ड जो किस में मेंशन करी गई है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एंड नेक्स्ट फॉर एंटिटीज़ जिनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले हैं, जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़। फिर है वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी होने में ऑडिट करने में क्या क्या फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे आपको कंपनीज़ या वो सब नहीं बताने, यहाँ पे आपको फ़ायदे बताने हैं कि वॉलंटरी ऑडिट का क्या फ़ायदा है। इंटरनल कंट्रोल्स और रिलायबिलिटी आती है, इंटरनल पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं, एंड व्हेन लॉ डजंट हैव द कंट्रोल, आपका उसके ऊपर मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल हो पाता है। एंड बेनिफिट्स में सबसे पहले क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट होता है। ठीक है, ये पेपर में राइटिंग करने का एक अपना प्रेजेंटेशन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 11th पॉइंट, दैट मीन्स हु अपॉइंट्स। ये बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। येस, यू हैव टू नो दिस दैट हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, दैट माइट बी आस्क्ड इन द क्विज पार्ट। ठीक है, सॉरी आई मस्ट से MCQ पार्ट। ठीक है, जब भी मैं क्विज बोलूँ तो समझ जाइए MCQ है। देखिए, तो सबसे पहले कंपनी के केस में अपॉइंटमेंट कौन करता है, यहाँ पर एक केसेस हैं। ठीक है, कौन से केस में कौन अपॉइंटमेंट करेगा, मैंने बस शॉर्ट में लिखा है बहुत, आपको बस याद करना है इन सबको। देखिए, कंपनी के केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, बाय द शेयर होल्डर एट AGM। AGM मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग। आपने लॉ में पढ़ लिया होगा अभी तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर आप पढ़ रहे होगे तो आप आगे भी ये पढ़ोगे कि AGM होती है एनुअल जनरल मीटिंग, वो कि आपको करनी होती है। ठीक है, हर साल तो शेयर होल्डर्स के लिए वो होती है, और उस शेयर होल्डर की मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ऐसे अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, तो उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, CAG। हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में पार्ट 1 की क्लास में हमने ये देखा था, CAG है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहले ऑडिटर जनरल हुआ करती थी। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे, अब हमने उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना लिया कि गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस या फिर जितनी भी कंपनीज रहेंगी उसका ऑडिट CAG करेगी। बट CAG खुद नहीं करती, वो किसको अपॉइंट करती है, ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है। फिर उसके बाद है पार्टनरशिप फर्म्स, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप फर्म्स भी एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ये सब, तो उसको ऑडिटर कौन डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स। और अगर अदर्स हैं, अदर्स मतलब सोल प्रोवाइडर, सपोज करूँ मैं अपने बिजनेस को ऑडिट कराना चाहती हूँ पर मालकिन मैं हूँ, खुद ही हूँ, तो कौन ऑडिटर चूज़ करेगा, कोई बाहर वाला थोड़ी, मैं खुद ही चूज़ करूँगी, राइट। सो अदर्स के लिए हम फॉलो करेंगे टैक्स लॉज को, दैट मीन्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सपोज करो आपने रिटर्न भरी और आपके रिटर्न में उनको झोलझाल लग रहा है और उसके बाद वो आपको ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो कौन ऑडिट करवाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको ITO बोलते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर उसका ऑडिट करा सकता है, उसको पूरी की पूरी प्रोविजन और अथॉरिटी है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1962। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि हमने ऊपर करा, ये तो हमने नीचे उसको थोड़ा रिवाइज वर्जन में लिख दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, 12 पॉइंट नंबर 12, हु रिसीव्स द ऑडिट रिपोर्ट। पहले हमने देखा ऑडिटर क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कौन अपॉइंट करेगा, ये सब हम देखते हुए आ रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ऑडिटर है वो क्लाइंट को क्या देगा, क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट ही तो देगा कि सर मैंने ये चीज़ों को ऑडिट किया है, ये लो रिपोर्ट। क्योंकि एक क्लाइंट को, एक शेयर होल्डर को पता कैसे चलेगा किस चीज़ का ऑडिट हुआ है, किस चीज़ का नहीं हुआ है, और ऑडिटर क्या बोल रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई मीटिंग होगी और ऑडिटर आएगा और बोलना शुरू कर देगा, 1 घंटा दिमाग खाएगा और बोल के चला जाएगा। आप उसे रिटेन कर पाएंगे, क्या आप उसे समझ पाएंगे, नहीं ना। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। सो ऑडिटर, द ड्यूटी इज ऑफ द ऑडिटर टू मेक द ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपरली एंड टू शो केस इन द फ्रंट ऑफ द यूजर्स इन द AGM। जो आपका प्रीवियस ऑडिटर है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है, सपोज करते हैं 24-25, ठीक है, इसका ऑडिट रिपोर्ट मेरे हिसाब से तो मार्च के बाद जैसे ही अकाउंट क्लोज होंगे तो इसका ऑडिट रिपोर्ट जुलाई तक सबमिट हो गया होगा। अभी भी सबकी AGMs हो चुकी होंगी जिसके अंदर ये चीज़ें सबमिट हो जाती हैं, जिस ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन होगी कि अब आपने ऑडिट में क्या किया। सी, अ पर्सन और अथॉरिटी हु अपॉइंटेड द ऑडिटर, कौन कौन हो सकता है, कंपनी के केस में शेयर होल्डर, फर्म के केस में पार्टनर, गवर्नमेंट के केस में रेलेवेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप सबमिशन किसको दोगे, उसको जिसने आपको हायर किया है। ऑब्वियसली मैं पैसे दूंगी तो मुझे ही तो बताओगे,
शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्टेड है कंपनी के अंदर, तो शेयर होल्डर उस बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं तो शेयर होल्डर को ही तो रिपोर्टिंग जाएगी। तो टू होम द रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड इज़ फर्स्ट, ठीक है, जिसने भी उसकी अपॉइंटमेंट करी। पहले केस में शेयर होल्डर्स, कंपनी के केस में पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह के केस में पार्टनर्स को, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के केस में गवर्नमेंट को। क्योंकि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ने अगर सीए को अपॉइंट किया है कि ऑडिट कर, तो सीए किसको रिपोर्ट करेगा, आईटीओ को रिपोर्ट करेगा, ना कि, है ना, जैन साहब को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आइए नीचे चलते हैं, एक केस स्टडीज़ देखते हैं और उसके एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना चाहूँगी, ठीक है, बिना चीटिंग करे, बिना कोई चीज़ करे, जेन्युइनली आप ये टेस्ट करिए कि आप कितने पानी में, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे जेन्युइन टेस्टिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि पेपर में आप ज़्यादा बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। पेपर में डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन की रीडिंग जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की रीडिंग और इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है। 3 थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड करेक्ट। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपने सही चीज़ों को रीड किया है, उसको क्या करना है, आपको इंटरप्रेट ठीक से करना है। एंड उसके बाद, ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू रीड करेक्टली, सेकंड इंटरप्रेट प्रॉपरली, एंड देन कंस्ट्रक्ट द आंसर अकॉर्डिंगली। आपको उसका आंसर उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करना है। कई बार नेगेटिव एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप पॉजिटिव आंसर मार्क करके आ जाते हो। अगर उसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो आपको नहीं, पहले हाँ वाली स्टेटमेंट को चुनिए और कौन सी फॉल्स है उस पर टिक करिए। ठीक है, वो हम क्वेश्चन करते करते ही चीज़ों को और बेटर एनालाइज करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ चुका है कि क्वेश्चन को सबसे पहले सही से रीड करना है, उसको इंटरप्रेट करना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाँ में पूछ रहा है या ना में पूछ रहा है, येस में आंसर पूछ रहा है, नो में आंसर पूछ रहा है, किस वे में आंसर पूछ रहा है, और फिर उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट और समझने में गलती करेंगे तो डेफिनेटली आंसर तो गलत निकलेगा ही निकलेगा। इसीलिए गोला भरने की जल्दी मत करिए कि मेरे पास 4 होल्स हैं और मेरे को इनमें से कोई एक को फटाफट से फिल करना है जिससे मुझे पेपर टाइम पे सबमिट हो। नो, कोशिश करिए जो भी, जितना भी आप पेपर को सॉल्व करें उतना पेपर करेक्ट हो। कभी कभी आपने ऐसी केस स्टडीज़ देखी हैं जो 70% पेपर करके आते हैं और उनके मार्क्स पता है कितने आते हैं, 62, 65। अब बताइए कितना अटैम्प्ट किया, 70, मार्क्स कितने आए, 62 से 65। तो ये बेटर है कि 100 अटैम्प्ट करके मार्क्स लाना 40, ये बेटर है, राइट। तो 100% अटैम्प्ट करने की पूरी कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। बट अगर आपका पेपर छूट रहा है तो कोई बात नहीं, पर कोशिश ये करिए जितना आप पेपर को कर रहे हैं वो बिल्कुल फाइन फॉर्म में करना है आपको पेपर को। अगर आपको थ्योरी पे हाथ ज़्यादा अच्छा साफ़ है और आपको पहले थ्योरी अटैम्प्ट करना है ऑडिट में, तो पहले थ्योरी करिए और फिर थ्योरी 1-1.5 घंटे करने के बाद, 1.5 घंटे के बाद मुझे लगता है हाफ एन आवर आपको MCQ को देना चाहिए। सो लेट्स रीड, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। ये जो ज्ञान की बातें हैं हम नेक्स्ट क्लास में और तरीके से करेंगे। देखिए पहला है, गुरप्रीत was of the view that the audited financial statements are not a guarantee against the probable wrongdoing in the financial matters of the company। क्योंकि येस बिल्कुल ठीक है, उसको गारंटी नहीं होती कि हाँ भाई ऑडिट मुझे 100% गारंटी तो देता नहीं। व्हाट काइंड ऑफ अश्योरेंस डॉट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड, आप खुद बताइए किस तरीके की वो अश्योरेंस देते हैं। येस, वो कैसी देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, जिसका क्या मतलब होता है, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, लो लेवल ऑफ अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, या फिर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, बताइए। ठीक है, तो अगर आपने दिमाग में आंसर सोच लिया है तो लेट्स डिस्कस इट मोर प्रॉपरली कि इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि ऑडिटर मैक्स टू मैक्स पॉपुलेशंस को कवर करके चेक करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को, और वो 90% ये कह सकता है कि ये सही है या गलत है। तो 90% क्या मतलब होता है, 90% होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस। तभी आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर वो ऑडिट कर रहा है तो इसका मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहा है। लो कैसे देगा, अगर लो है तो फिर ऑडिट हुई नहीं, मीडियम है तो भी ऑडिट हुई, एब्सोल्यूट तो दे ही नहीं सकता, 100% तो दे ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया था, मैंने जैसे इसको पढ़ा मेरे ऑप्शन ये कट हो गया था। अब बचे 3 में आप खुद सोचिए, अगर उसने लो लेवल ऑफ अश्योरेंस दी होगी तो वो ये ऑडिट कहलाएगा। कहोगे तुम तो बड़े पागल हो यार, हम तुम्हें पैसे भी दे रहे हो और तुम अश्योरेंस हमें इतनी लो दे रहे हो, 10%। नहीं, आंसर इज़ रॉन्ग। ठीक है, कितनी और होनी चाहिए, वो कह रहे हैं 50% दे रहा हूँ, ये आंसर सही है। इसका मतलब पहले हम तुम्हें हायर करें, तुम 50% दो, फिर किसी और को हायर करें वो 50 दे, तो दैट इज़ राइट और रॉन्ग, है ना। ये भी गलत है, तो मॉडरेट भी नहीं हो सकती, तो आंसर ये भी। तो अल्टीमेटली बचता है हाई, क्योंकि एक ऑडिटर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल पे चेकिंग करने की कोशिश करता है, तो इसलिए वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है रोहित एडिड दैट एन ऑडिटर कैन फोर्स एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड हिम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड कैन द ऑडिटर फोर्स एन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, यस और नो। बताइए क्या कोई किसी के ऊपर दबाव बना सकता है, धक्का पेली कर सकता है या गन रख सकता है या कुछ कर सकता है, कुछ भी तो कर सकता है या नहीं कर सकता, पहले सोच लीजिए। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके ओवर। जिसने जो सोचा है अब आंसर चेक करते हैं और फिर बताते हैं। देखिए कुछ सोच के देखिए, क्या वो कर सकता है? येस ही कैन डू दैट, इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑविडेंस। बिल्कुल नहीं। क्या आप कर सकते हो किसी के सर पे कुछ भी गोली रख दो, चक्कू रखो और बोलो नहीं देना पड़ेगा देना पड़ेगा, तो कैसे नहीं दे रहा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा है येस ही कैन डू सो, देयर इज़ एन एक्सप्रेस राइट गिवन टू हिम टू दिस। नो भैया ऐसा कोई राइट नहीं है कि तुम धमकाओ वगैरह और उनसे ले लो। ही कैन ही अगला है नो ही कैन नॉट डू दैट, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट। देखिए वर्ड कितना अच्छा आ गया, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय हिम। यह आंसर थोड़ा सूटेबल सा लग रहा है, तो अभी हम इसके ऊपर कोई राय नहीं लेंगे जब तक हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर लेते। तो चौथा पॉइंट पढ़िए, नो ही कैन नॉट डू दैट, ही हैज़ नो राइट ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन। है नो राइट, राइट तो है, वो ऑडिटर किस बात का है? अगर उसको ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा तो ये तो बिल्कुल गलत है। नो राइट तो बिल्कुल गलत है, तो आंसर यहाँ पर भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग डज नॉट अराइज। कैसे फोर्सिंग नहीं हो सकती? थोड़ा बहुत तो फोर्स होता ही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यस हम किसी को कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ कर सकते हैं कि हमें डेटा दे दीजिए। तो इसका मतलब इन सारों में मेरे हिसाब से देखिए ऐसे एनालाइज करना है ना, इन सारों में आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए। आंसर किस फॉर्म में देना है? पॉजिटिव फॉर्म में देना है। तो जब पॉजिटिव फॉर्म में देना है तो जहाँ कांटा लगा है वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, और यहाँ सही है तो फिर आंसर सी सही होना चाहिए। आइए चेक करते हैं कि क्या हमारा सी आंसर सही है। यस सी आंसर हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अली हैड लिसन्ड, ठीक है, in one of the classes that audit covers all the aspects of entity and concluded that each and every transaction of the entity is verified by the auditor. Goreti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this it also meant that audit should be so organized to cover all the areas of the entity, है ना? And does audit cover every transaction and every area of entity? तो वैसे तो सहमत थी वो अली की बात से, बट उसका एक और मानना था कि कोशिश ये करनी चाहिए कि सारे एरियाज़ को कवर करें। तो आंसर के हिसाब से आप पॉइंट के हिसाब से सॉरी कि देखिए बताइए कौन सी चीज़ सही है। ओनली व्यू ऑफ अली इज़ करेक्ट। अली तो कह रहा है सबको करना ही करना है। क्या आप लॉजिकली सोच के बताइए क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज़ नो, पॉसिबल नहीं है। ओनली व्यू ऑफ गोरिती इज़ करेक्ट। अगर आप सिर्फ बोलेंगे गोरिती कह रही है वो चीज़ है, नहीं वो चीज़ भी नहीं है, ठीक है ना। ओनली की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे पूछ रहे हैं डज ऑडिट कवर एवरी ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन ये है क्या और सारे ट्रांजेक्शन्स को कवर करता है? उसमें पॉइंट ऑफ व्यू बताना है आपको। गोरिती का ही अकेले सही है। फिर ऐसे वो व्यू ऑफ बोथ अली एंड गोरिती दोनों का सही है? नहीं, अली तो कह रहा है सारी करनी चाहिए और फिर उसके साथ गोरिती तो कह रही है कि कोशिश करनी चाहिए, तो वो भी नहीं ठीक। तो व्यू ऑफ बोथ दिस एंड दिस आर इनकरेक्ट, मतलब दोनों का ही अपनी अपनी जगह आंसर इनकरेक्ट है। अब ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी लगती है क्योंकि हाँ अली ने बड़ा रिजिड होके बोला है और भी गोरिती ने भी बहुत ओपन होके बोला है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं चीज़ पे देखिए नीचे आ जाइए, देखिए डी सही है क्योंकि दोनों हमने यहाँ पे पूछा था कि ऑडिट की क्या ट्रांजैक्शन सब कुछ कवर करती है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अली ने जो इंडिविजुअल आंसर दिया वो भी टोटली गलत था और गोरती ने जो इंडिविजुअल आंसर दिया वो भी टोटली गलत था, इसीलिए द आंसर इज इनकरेक्ट। तो डी व्यू ऑफ बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऑडिटर यूज टेस्ट चेकिंग, इसलिए टोटल चेकिंग करना 100%, अली का जो कहना था वो गलत है, और कोशिश करना वो भी गलत है क्योंकि कोशिश नहीं, कहीं कहीं जगह पे तो एक्चुअली चेकिंग होती है। जैसे अगर मैं इनकम की बात करूँ तो इनकम के अंदर आपको एब्सोल्यूट चेकिंग करनी पड़ती है, टोटल घुस की चेकिंग करनी पड़ती है कि कहाँ से ये चीज़ें जनरेट हुई, तो उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या ऐसी चेकिंग नहीं होती, हल्की फुल्की टोटल चेकिंग होती है। इसलिए ऑडिटर यूजेस टेस्ट चेकिंग, मटीरियलिटी, रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग। नॉट एवरी ट्रांजेक्शन इज़ वेरीफाइड, सारी ट्रांजेक्शन वेरीफाइड नहीं हो सकती। तो दोनों का जो मानना था कि सब कुछ वेरीफाई होना चाहिए वो दोनों का ही गलत था। क्लियर, चलिए आगे फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ में ऑल ऑफ देम ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली अ बेनिफिट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अब यहाँ पर, ये है नेगेटिव क्वेश्चन, आपको नेगेटिव रूप में पूछ रहा है। बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बेनिफिट का पार्ट नहीं है। पहले तो उसे नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये चेक करिए कौन सा है और कौन सा नहीं है। सिंस ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू, ठीक है,
फ्यूचर इवेंट्स ऑडिटेड ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन बी ईजिली रिलाइड अपॉन द यूज़र। बताइए, सिंस ऑडिटिंग को फ्यूचर से कनेक्ट कर दिया, तो जो ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन है कैन बी ईजिली रिलाइड अपॉन, ठीक है, इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं यूज़र से। बताइए, ठीक है, जो बेनिफिट है ऑडिटर का, क्योंकि रिलायंस तो होती है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है एरर एंड फ्रॉड कैन बी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ऑडिट, वो पता लगाए जा सकते हैं, ठीक है, ये भी इसका बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिट पॉइंट है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कैन मेक यूज़ ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज, ठीक है। इट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसीज इन मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। बताइए, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने में जो डिफिशेंसीज़ हैं वो उसको भी पता लगाता है, तो इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है, कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है। सो आपके पास 10 सेकेंड है, सोच के बताइए कौन सी चीज़ करेक्ट है, कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है, ठीक है। देखिए, अब हम क्वेश्चन नीचे से ऊपर दोबारा चलते हैं। सबसे पहले तो डेफिशिएंसीज़ पता चलती है, बिल्कुल ठीक बात है, डेफिशिएंसीज़ पता चलती है। गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है, बिल्कुल यूज़ करती है, इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए, कंपनीज एक्ट के पर्पसेस के लिए, डायबिल्ड ये देखने के लिए कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वो ऑडिटेड डेटा पे बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। एरर और फ्रॉड भी पता चल सकते हैं। बट जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि फ्यूचर इवेंट्स पर बेस्ड होता है और सभी लोग उसके ऊपर इजीली रिलाई कर सकते हैं, क्या ये बेनिफिट है? नहीं। ऑडिट का काम कराने का मतलब होता है कि यूज़र्स का रिलायंस तब आता है, बट ऑडिटिंग अपने आप में ये बेनिफिट नहीं होता कि वो फ्यूचर इवेंट्स को भी चेक करता है। क्या वो फ्यूचर इवेंट से कनेक्टेड होता है? नहीं। ऑडिट किससे कनेक्टेड होता है? पास्ट इवेंट से। तो फ्यूचर इवेंट का आंसर गलत है, इसलिए ए इज़ द रॉन्ग आंसर। ए इज़ नॉट लाइकली अ बेनिफिट। अब इन सब को चेक करा आपने, किसका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर किस में देना था? नेगेटिव में। तो आंसर क्या है? नेगेटिव। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए नेगेटिव, ठीक है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट आ गया। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं गिरोती टोल्ड हर फ्रेंड्स, ठीक है, ये इसका टोटल है। एक सेकेंड। Giroti told her friends that she had read a news report about how the company has misled its auditors by producing some fabricated documents, क्योंकि कैसे आप अपने ऑडिटर को भी बेवकूफ़ बना सकते हो, मैनेजमेंट बनाती है ना, तो वो आप बना सकते हो। तो उसने ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा। अच्छा, ऑडिटर वॉज मिसलेड बाय फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, विच स्टेटमेंट इज़ अप्रोप्रिएट। बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, मैं फुल स्क्रीन कर दूँ इसका। चलिए, बोलना एक एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको बताना है क्या कौन सी सही है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो अगला है, इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर टू रिलाई अपॉन द फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। रॉन्ग होगा, गलत होगा, ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू पर कि वो फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर रहा है, ठीक है। एंड ही मस्ट डिस्कवर्ड इट एज द सेम फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज़, ठीक है, उसको डिस्कवर करना चाहिए। ऐसे कैसे? ठीक है, इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर। बट यहाँ पर तो हम उसकी बात कर रहे हैं ना कि ऑडिटर ये चेक करना है कि जो ऑडिटर है क्या वो मिसलीड होता है या नहीं होता है, ठीक है। उसको रिलाई नहीं करना है, उसको ऑडिट करना है। किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं करते। यहाँ पे क्वेश्चन रिलायंस का नहीं है, ऑडिटर थोड़ी रिलाई करेगा, ऑडिटर तो ऑडिट करेगा, मीन्स उसका काम है चेकिंग करना। तो चेकिंग करना ही मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, राइट। दूसरा देखिए, ये तो मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ ऑडिटर रिलाई करने की बात चल रही है, ठीक है, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। Although it was wrong on the part of auditor to rely upon the fabricated, he cannot do anything in the matter. He has to report in the basis of a document provided to him. He has to report. ये क्या बात हुई? उसको उसी रिपोर्ट करना है उसी डॉक्यूमेंट पे जो उसको दिए गए हैं। He has no duty to in this regard. ये तो बिल्कुल ही गलत है, पढ़ने में ही गलत लग रहा है कि उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, वो कुछ कर सकता नहीं है। ये कोई बात थोड़ी हुई, कर सब कुछ सकता है। Auditor has to conduct the audit by exercising professional skills, but he is not an expert, ठीक है। देखिए, अब ये वर्ड देखिए, यहाँ पे सही वर्ड है, रिलायंस का कोई नाम नहीं है, सिर्फ नाम है कंडक्ट करने का। तो उसका काम तो कंडक्ट करने का है और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करने का। कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, देखिए हो रहे हैं ना। बट ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, तो है नहीं वो इन डिस्कवरिंग द जेन्युइननेस, क्योंकि हम ये ऑडिटर क्या होता है, ही इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। तो ब्लड हाउंड तो है नहीं, उसका काम ये तो है नहीं कि हर चीज़ में गलती निकालना, जेन्युइननेस पकड़ना। नो, वो एक्सपर्ट उस काम का नहीं है। वो ऑन ओवरऑल ऊपर से ये हर चीज़ को देखकर अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करके ऑडिट करेगा। हैंस द मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, जो भी गलत लोग हैं, मे हैव टू लेट हिम टू रिलाई अपॉन। देखिए, जो डिसऑनेस्ट लोग थे वो ज़बरदस्ती उसको चीज़ें जो उन्होंने दी और ज़बरदस्ती उसको ये महसूस कराया, रिलायंस कराई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट पे डेलिबरेटली। तो यहाँ मुझे आंसर एक लमसम मिल गया कि ऑडिटर ने अपनी पूरी कोशिश की, मेहनत की, पर वो एक एक्सपर्ट नहीं है
क्योंकि वो अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि वो ऑडिट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्योंकि हमने बेसिस में देख लिया था। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट के लोग जो हैं, डिसऑनेस्टीज़ के साथ जो काम कर रहे हैं, वो उसको फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं डेलिबरेटली। तो ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है अभी, पर मेरा क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, इसलिए अभी कोई नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे। अगला पढ़िए, मैनेजमेंट कैन नॉट मिसलीड ऑडिटर, कैन मैनेजमेंट कैन मिसलीड ऑडिटर। ये तो कोई गलत बात नहीं हुई कि वो मिसलीड कर ही नहीं सकती, कर सकती है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज पोजेस्ड बाय हिम। ये कोई बात हुई? आंखों में एक्सरे थोड़ी लग रहे हैं कि ट्रांजैक्शन देखी सही है, आँखें एक्सरे किया, ट्रांजैक्शन देखी गलत है, कोई वो थोड़ी है। ऐसी कोई जजमेंट नहीं हो सकता, कोई अंतर्यामी ऑडिटर नहीं है। सो तो अबव इज़ एन आउटलाइनर केस ऑफ द रेयर ऑड केस, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एब्सोल्युटली गलत है। तो देखिए उसने पूछा अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है, जो कि सी है। आइए आंसर देखते हैं कौन सा है। ये देखिए सी, क्योंकि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है जेन्युइननेस के लिए, इसलिए डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट उसको मिसलीड आराम से कर सकती है, ऐसा नहीं है कि ऑडिटर की गलती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, जो कि 13 पॉइंट है इसका। ठीक है, तो एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस अ कंक्लूजन टू एनहांस द कॉन्फिडेंस। एक एंगेजमेंट, एक प्रैक्टिशनर बोलता है, क्या बोलता है, अपना कंक्लूजन बताता है, जिससे किसका कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा? डेफिनेटली यूज़र का, क्योंकि वही उसे सुनेगा, उसने ही ऑडिटर को हायर किया है। अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन, जो इवैल्यूएशन या मेजरमेंट की गई है, किसकी? सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर क्या है? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, दिस एंड दैट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंप्लीटली अगेन सूटेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जो भी कहते हैं वो ऑडिटर को करना पड़ेगा, और बुक्स जिस बेसिस पे बनाई गई हैं, जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स है, और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं या इंड एएस बोलते हैं, उस हिसाब से उसको चेक करके कंक्लूजन देनी है। तो इसे बोलते हैं एक एंगेजमेंट, क्योंकि उसकी और क्लाइंट के बीच में एक बात होती है। तो आगे कह रहे हैं कि की एंगेजमेंट, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें की एलिमेंट्स देखने हैं, ये देख लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहले होनी चाहिए एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स अश्योरेंस। ठीक है, अगर कोई भी प्रैक्टिशनर आपने हायर किया है, वो आपको अश्योरेंस देगा। रीजनेबल पार्टी मीन्स प्रिपेयर्स द सब्जेक्ट मैटर एंड इंटेंडेड यूजर मीन्स यूज द रिपोर्ट। 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक प्रैक्टिशनर होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, और एक यूज़र होता है। यूज़र सिंपल है, वो रिपोर्ट को यूज़ करता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो पार्टी होती है जो उस चीज़ को बनाती है, और प्रैक्टिशनर वो होता है जो उस चीज़ के बारे में अश्योरेंस देता है। तो सिंपल है, बुक्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। उसे चेक कौन करता है? ऑडिटर। और ऑडिटर ये चेक करके रिपोर्ट किसको देता है? यूज़र को। तो 3 पार्टीज हो गई ना। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर कौन सा है? द इन्फॉर्मेशन टू बी इवैल्यूएट। जो सब्जेक्ट मैटर वो है, मैंने जो आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर सूटेबल क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के तहत वो उन चीज़ों को चेक करेगा? लॉ के, रेगुलेशन के, स्टैंडर्ड्स के। फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस क्या हैं? सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंसेस का मतलब होता है, सफिशिएंट मतलब जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए। ठीक है, याद रखिए क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या याद रखना है? क्वालिटी। ठीक है, कि किस क्वालिटी में आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, बेसिस फॉर फॉर्मिंग द ओपिनियन। फिफ्थ है रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट मीन्स कंक्लूजन और ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, क्योंकि जब भी आप कोई बात किसी को अश्योरेंस देते हैं, आश्वासन देते हैं, बताते हैं, जताते हैं, वो सारी चीज़ें आपको राइटिंग में देनी पड़ती हैं। कितने तरह की एंगेजमेंट कर सकता है एक ऑडिटर? एक हाई, मॉडरेट एंड लेवल्स पर। लो लेवल्स पे तो कोई एंगेजमेंट होती नहीं है, क्योंकि लो लेवल की चीज़ अगर करवानी ही थी तो पैसा वेस्ट क्यों किया ऑडिटर को फीस देकर, राइट। तो टाइप ऑफ एंगेजमेंट में सबसे पहला है रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब वहाँ पे आपको अश्योरेंस मिलती है, जहाँ पे वर्ड अश्योरेंस आ गया और रीजनेबल अश्योरेंस आ गया, इसमें मतलब उसने अच्छा खासा, रीजनेबल मतलब अच्छा खासा चेक किया है। और जब अच्छा खासा चेकिंग होती है तो ये तो नहीं होती 100% तो नहीं होती, बट बहुत अच्छे खासे लेवल पे चेकिंग होती है, तो इसलिए हमेशा उसके अंदर हाई अश्योरेंस लेवल रहता है। देखिए रीजनेबल अश्योरेंस में हमेशा आपको हाई लेवल मिलेगा, और वो होती है हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होती है, जो एक्सटर्नल ऑडिट होती है नॉर्मली सीए के द्वारा। इसके अंदर कहेंगे हाई लेवल अश्योरेंस विद एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स। वो एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लॉज भी गाइड करती है, स्टैंडर्ड्स भी गाइड करते हैं, और इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस भी गाइड करते हैं। सेकंड है लिमिटेड, वर्ड आ गया लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब हमने एक एंगेजमेंट करी है किसके साथ? सीए के साथ। क्या करेगा? अश्योरेंस देगा, बट लिमिटेड देगा, सारे डायमेंशन, सारे एस्पेक्ट पे नहीं, बहुत लिमिटेड देगा। जब वो लिमिटेड अश्योरेंस देगा तो आपको कैसी वो मिलेगी?
अश्योरेंस मिलेगी या फिर आपको कैसा कॉन्फिडेंस आएगा? मॉडरेट आएगा, क्योंकि उसने सबको बहुत अच्छे लेवल पे चेक नहीं किया है, क्योंकि उसने बहुत चीज़ों को लिमिट में चेक किया है। अगर बैलेंस शीट में है तो उसने सिर्फ 2 एस्पेक्ट को चेक किया, फिक्स एसेट्स को और सिर्फ करंट को, ना तो उसने लाइबिलिटीज टच करी, ना इक्विटी शेयर होल्डर्स, ना कैपिटल, ना कुछ। तो इसीलिए मॉडरेट लेवल होते हैं, फ्यूअर प्रोसीजर्स होते हैं, लेवल बहुत कम होता है 50% टाइप्स से, और रिव्यू करता है वो सिर्फ। यहाँ पर वो अपनी ऑडिट परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि ऑडिट 100% होती है सारे एस्पेक्ट की, और अगर उससे कम कुछ भी काम करोगे तो वो ऑडिट कहलाएगी नहीं, ठीक है, वो रिव्यू कहलाएगी, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। लास्ट आ गया अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, वो चीज़ होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, ठीक है, कह रहे नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं होती। जैसे हमें ये अश्योरेंस लेनी है कि फ्यूचर में ये प्रॉस्पेक्टिव कितनी सेल्स करेंगे, है ना, क्या प्रॉस्पेक्टिव प्रॉफिट रहेगा, ये है वो है। तो जैसे आपने देखो एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट्स क्या रहेगी, फ्यूचर में आप कैसे नए कंट्रोल्स लगाने वाले हो, क्या मिशन है, क्या विजन है। बैंक में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स क्या है, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट क्या है, प्रोजेक्टेड खर्चे क्या हैं, तो उसमें भी ये मॉडरेट लेवल रहता है। और ये पिछली इन्फॉर्मेशन को लेकर नहीं होती, क्योंकि पिछली इन्फॉर्मेशन को लेकर सिर्फ ये 2 ही होती हैं, राइट। चलिए, अब आप बोलोगे मैम एक आपने तो जिक्र कर दिया, एक हिस्टोरिकल हो गई, एक फ्यूचर को लेकर हो गई, अब ये कैसी चीज़ बता दी आपने? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे अश्योरेंसेस दी जाती हैं, हिस्टोरिकल चीज़ों को लेकर दी जाती हैं। तो पास इवेंट और डेटा होता है, उसमें सिर्फ ऑडिट और रिव्यू आता है, जो कि हमने बात कर चुके हैं, ऑडिट कंप्लीट और रिव्यू लिमिटेड। फैक्चुअल और एग्जिस्टिंग चीज़ों के बारे में बात होती है, आपके पास एग्जिस्टिंग सपोर्टिंग रिकॉर्डिंग्स वगैरह होनी चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, राइट। तो उसके बाद और जो ओपिनियन दी जाएगी वो ऑडिट के ऊपर दी जाएगी, और जो रिव्यू किया जाएगा वो भी उसके ऊपर भी ओपिनियन दी जाएगी। सो ओपिनियन ऑन द पास्ट डेटा, जो आप कर चुके हो, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के डेटा के ऊपर ही ओपिनियन दी जाती है। ऑडिटर उसकी सारी कंप्लीशन करने के बाद ही अपनी कोई कंक्लूजन ड्राफ्ट करता है। पर जब हम प्रॉस्पेक्टिव चीज़ों की बात करते हैं, आइए प्रॉस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कि फ्यूचर रिलेटेड है, उसके अंदर ऑडिटर अज्यूम करता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, लोगों का ये विजन है, उनका ये प्रोसीजर है, जिसके प्रोसीजर को फॉलो करके वो लोग इस चीज़ को हासिल कर लेंगे, जिसे हम बोलते हैं फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन। जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्टेड सेल्स, आने वाले 6 महीनों में हमें इतनी सेल्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस सेल्स को लेकर हमने मार्केटिंग करी है, ब्रांडिंग करी है, ये करा है, वो करा है, तो ऐसे सारे रीजनिंग देने पड़ते हैं। और ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि वर्ड ही आ गया प्रॉस्पेक्टिव, तो दैट मीन्स वो अभी एक्चुअली हुआ नहीं है, वो होने वाला है, एंड दीज आर बेस्ड ऑन असम्पशंस। नेक्स्ट इज अश्योरेंस ऑन रीजनेबिलिटी ऑफ द असम्पशंस, जो आपने अज्यूम किया है वो हवा में अनरियलिस्टिक तो नहीं कर लिया। मैं कहती हूँ मैं अमेरिका उड़ के चली जाऊँगी, कोई टेंशन नहीं है। अब उस उड़ने में क्या है, अगर कोई बोले मैं विंग्स की बात करूँ तो ये गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये अजम्पशन बिल्कुल ही गलत है। कोई ऐसे सोच सकता है, कोई ऐसे अज्यूम करेगा जब मैं बात करूँगी उड़ के चली जाऊँगी? हमेशा कोई भी बात सोचेगा तो यही सोचेगा वो अमेरिका कैसे जाएगी, प्लेन से जाएगी, क्योंकि प्लेन ही उड़ता है। इसलिए रीजनेबिलिटी होती है हर अजम्पशन की, और वो आपको देनी पड़ती है ऑडिटर को, राइट। आइए, तो अगर हम एक फ़्लो चार्ट में इसको टर्न आउट करें, तो ऑडिट जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है उसके अंदर 2 चीज़ें हमने देखी। एक तो 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यूज़र, और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व है, जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल्स भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा सूटेबल क्राइटेरिया क्या होगा इसका, तो दैट इज़ स्टैंडर्ड लॉज, फ्रेमवर्क एट्सेट्रा, कोई भी चीज़ होगी ऐसे, आपके केस में ऐसे, जिसके बेसिस पे ये चीज़ें ऑडिट करी जाएंगी। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, जो आपको हर लाइन में, हर जगह जहाँ आपको चिपकाना है वहाँ आप चिपका सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मतलब है क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए एविडेंस की, और जो एविडेंस आपने कलेक्ट किया है उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन होनी चाहिए। किसी भी बात पे उठाकर आप अपनी कंक्लूजन बेस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लास्ट में यू विल गिव द अश्योरेंस रिपोर्ट, रिटन कंक्लूजन होती है, वो यूज़र को देते हैं, ठीक है। ये नीचे बिल्कुल एब्सोल्यूट जो फ्लो चार्ट आपको चाहिए, ये फ्लो चार्ट आपके पास है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस पूरी वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट है, रीजनेबल है, ऑडिट होता है, लिमिटेड होती है तो रिव्यू होता है, और अदर होती है तो पुराने डेटा के ऊपर नहीं होती, उसके अंदर प्रॉस्पेक्टिव चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, 14th क्वालिटीज़ ऑफ द ऑडिटर। अब ऑडिटर, इतनी सारी बातें तो हो गई ऑडिट को लेकर, अब जो बंदा उसकी ऑडिट कर रहा है उसकी क्वालिटीज़ की थोड़ी बड़ी बात कर लेते हैं। आइए, व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडिटर। सबसे पहली क्वालिटी एक्सपेक्टेड होती है द रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ बिजनेस एंड इंस्टीट्यूट, जो बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर होनी चाहिए। दीज मैटर्स आर प्रोन टू एरर एंड दिस फ्रॉड, क्योंकि जो बिजनेस आप कर रहे हो उसके अंदर ही तो गड़बड़ होगी, गड़बड़ कहीं और नहीं होती, गड़बड़ होती ही ऑपरेशंस में। देयरफॉर एथिकल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़ उसको पता होनी चाहिए।
मतलब उसको पता होना चाहिए क्या काम सही है क्या गलत, एथिकल एंड प्रोफेशनल, मतलब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड उसको सारी नॉलेज चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है एसेंशियल पर्सनल क्वालिटीज़। उसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए, उसे बिजनेस धंधा समझ में आना चाहिए, तभी वो उसकी अच्छी ऑडिट कर सकता है। टैक्टफुल होना चाहिए, टैक्टिक्स होनी चाहिए उसको, और कॉशन बरतनी है, जहाँ पे उसको बचना है वहाँ पे भी वो बच के चलेगा। ठीक है, फॉर्मनेस होनी चाहिए, उनमें ठहराव होना चाहिए, ऐसा नहीं हबड़ तबड़ है, गुस्सा आ गया। गुड टेम्पर होना चाहिए, है ना, स्वीटली सबसे बात की। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, हर चीज़ को काम करे तो सही तरह से सत्यनिष्ठा से काम करे। डिस्क्रिशन होनी चाहिए उसकी, उसकी मर्ज़ी होती है, कोई उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता। उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया इंडस्ट्री में काम करना आना चाहिए। जजमेंटल होना चाहिए कि क्या सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा। पेशेंस होनी चाहिए कि हाँ मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ इसका क्या जवाब आएगा, रैदर देन बहुत ही इम्पल्सिव होना। क्लियर हेडेड होना चाहिए, माइंड में सारी चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए, दिशा पता होनी चाहिए क्या दिशा हो सकती है। राइट, फिर उसके बाद है रिलायबिलिटी, जो भी वो काम करे हम उसके ऊपर भरोसा कर सकें, ये नहीं हो कुछ बोलता कुछ है करता कुछ है। ठीक है, चलिए, इन शॉर्ट व्हाट मेक्स अ गुड बिजनेसमैन ऑल्सो मेक अ गुड ऑडिटर। एक अच्छा बिजनेसमैन जो बन सकता है वो एक अच्छा ऑडिटर भी बन सकता है। एडिशनल क्वालिटीज़ की बात करें एक अच्छे ग्रेट ऑडिटर के लिए, हम आपको एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप कुछ भी पॉइंट वहाँ पे भूलते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। तो बेसिक ह्यूमन नीड है जो कि हर व्यक्ति में होनी चाहिए। सही से बोले, सच बोले, प्यार से बोले, और सबके साथ फेयरनेस करे, इनइक्वालिटी ना करे। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि सब उसके ऊपर भरोसा कर सकें और वो किसी के लिए बायस ना हो। कल्चरल शाइन होनी चाहिए, इसका मतलब उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, बोले कुछ करे कुछ। कहते हैं ना नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, नॉलेज तो है, सीए तो है, सब कुछ है, काम भी जानता है, पर कैरेक्टर ही नहीं है, कैरेक्टर ख़राब है, तो वो चीज़ें नहीं चलेगी। टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ में डेफिनेटली उसको सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता होनी चाहिए, उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए अकाउंटिंग की ब्रांचेस में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में, जिसे हम बोल सकते हैं शाइन क्वा नॉन। तो आप बोलोगे मैम ये शाइन क्वा नॉन क्या होता है? ये एक फेज़ है जो इस चीज़ को बताता है कि विदाउट एक्सपर्ट नॉलेज इन अकाउंटिंग ऑडिटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप ऑडिटिंग करने चले गए और आपको अकाउंटिंग की ज़्यादा बेहतर नॉलेज नहीं है तो वो करना पॉसिबल नहीं है। राइट, तो ये हो गई क्वालिटीज़ ऑफ द ऑडिटर। अब ये चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारी वीडियो हम एंड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो दैट इज चैप्टर पॉइंट नंबर 15, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। कौन कौन से स्टैंडर्ड ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एप्लीकेबल रहेंगे और ऑडिटर को उसको फॉलो करके ऑडिट करना पड़ेगा। तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, आपके खून में चले जानी चाहिए। राइट, आपको इस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड दीज ऑडिटिंग अप्लाइज ऑन हिस्टोरिकल डेटा स्पेशली, बिकॉज ऑडिट हमेशा किस पे की जाती है, रिव्यू किस पे किया जाता है, हिस्टोरिकल डेटा पे। तो दैट्स वाई दे हैव रिटन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट आर द एसेस, याद रखिए। देखिए 200 हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो 200 तो ऑब्जेक्टिव का है, तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। जैसे 200 में ओ है ना, तो ओ मतलब ओवरऑल, और दूसरे ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव। तो ये निमोनिक आपको हमेशा याद रखना है। तो ओ में आता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, तो आपको एकदम से स्टैंडर्ड का नंबर सुन के उसका नाम याद आ जाएगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये देखिए, फिर उसका है 230। 230 क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से आपको इसको याद करना पड़ेगा। और 315 है रिस्क असेसमेंट। ठीक है, 315 क्या है? रिस्क असेसमेंट। चलिए आगे आते हैं। नीचे आपके स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड 500 किस चीज़ का होता है? ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो आप ऐसे 500 को याद करने की मैंने ये ट्रिक निकाली है कि आपने क्या किया, 500 रुपये दिए मैनेजमेंट को, सामने वाले बंदे को कहा यार बता देना, एविडेंस बता दे, तो उसने तो आपको एविडेंस बता दिया। मतलब एक आपने 500 की पत्ती दी और उसने आपको एविडेंस बता दिया। ठीक है, एक स्टोरी से याद रखिए कि आपने मैनेजमेंट को 500 रुपये दिए और उस क्लर्क ने, उस अकाउंटेंट ने आपको एविडेंस दे दिए। ठीक है, तो आपको एविडेंस मिल गए 500 से। फिर है 700 आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप ऑडिटर हो, आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है, तो वो 700 में बनेगी। कितने में बनेगी? 700 में। देखिए ऑडिट रिपोर्ट सस्ते में तो बनती नहीं है, उसके महंगे रेट होते हैं, इसलिए 700 ही उसका महंगा जायज़ रेट है। तो 700 इज़ रिपोर्टिंग। राइट, अब आते हैं, हमने बात करी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्योंकि ये क्या होते हैं? रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे, जो स्टैंडर्ड्स बात करते हैं रिव्यू एंगेजमेंट पे। रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का। वेरी गुड, अगर आपको ये अभी याद है उस टेबल से तो बहुत अच्छी बात है। तो रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का। तो इसे बोलते थे ऐसे, इसे बोलते हैं SRE,
स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो रिव्यू किन किन चीज़ों का आप कर सकते हो और किस स्टैंडर्ड के थ्रू आप कर सकते हो वो चीज़ हम समझेंगे। पर डेटा किसका लेंगे, हिस्टोरिकल डेटा लेंगे, और क्योंकि ये लिमिटेड है तो यहाँ पर आप लिमिटेड अश्योरेंस देंगे। ठीक है, रिव्यू करते किसका है, हिस्टोरिकल डेटा का। और हिस्टोरिकल डेटा का अगर आप रिव्यू कर रहे हो इसका मतलब सारी ऑडिट नहीं कर रहे, इसका मतलब आपकी ऑडिट क्या है, लिमिटेड है। तो अश्योरेंस कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। तो एग्जांपल्स में देखिए दो हैं, 2400 और 2410, 10 रुपये ज़्यादा, 10 नंबर आगे। ठीक है, 2400 2410। तो 2400 है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, और इंटरिम रिव्यू करना। इंटरिम मतलब बीच में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 11 महीने, ऐसे इन बिटवीन रिव्यू करना। ठीक है, क्या क्या याद करना है, एक तो पिछला सारा रिव्यू करना है को कहेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना, और अगर इन बिटवीन कहीं रिव्यू करवाना है तो वो आ जाएगा 210 के अंदर इंटरिम रिव्यू में। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर नाम है 2410 है ना इसका नाम, तो ये जो 1 है ये स्पेशल है आपके लिए, इसका है इंटरिम। क्लियर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स पर, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, SAE अश्योरेंस एंगेज, सिर्फ और सिर्फ अश्योरेंस देंगे। ठीक है, सो दिस इज अप्लाइज टू द अश्योरेंस ऑफ नॉन हिस्टोरिकल, क्योंकि जब भी आप अश्योरेंस दोगे, SAE कहते हैं इसको, तो ये नॉन हिस्टोरिकल होते हैं और नॉन फाइनेंशियल होते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों पे नहीं होते। जैसे कि आपके डेटा पे होंगे, एनुअल रिटर्न वगैरह पे हो गए, आपने प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाया उस पे हो गए, आपकी कोई भी ऐसी क्वालिटी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो इसमें डेटा इन्वॉल्व नहीं, तो वो हो गया। राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्जांपल देखिए, 3400, जैसे पीछे 2400 था, ऐसे यहाँ 3400, और इसमें 10 नंबर आगे नहीं, इसमें ये 20 नंबर ही है, ये 20 नंबर आगे। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप सोच के देखिए हम सिर्फ यहाँ पर अश्योरेंस एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, और वो अश्योरेंस एंगेजमेंट किस चीज़ के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है, प्रोस्पेक्टिव होती है, अभी हुआ नहीं होता। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार और मेरा मन है आपको टेबल दिखाने का, हम आपको टेबल दिखाते हैं और आपको ये बताते हैं। ये देखिए, जब हम अश्योरेंस एंगेजमेंट की यहाँ पे लिमिटेड बात करी तो रिव्यू आ गया, रीजनेबल बात करी तो ऑडिट आ गया, इनको छोड़कर बाकी सारी बात करिए और सिर्फ अश्योरेंस एंगेजमेंट को याद रखिए, तो वो किस पे होती है, फ्यूचर पे होती है, प्रोस्पेक्टिव होती है। ठीक है, तो अश्योरेंस एंगेजमेंट हमेशा प्रोस्पेक्टिव होती है। तो प्रोस्पेक्टिव चीज़ों में आप ध्यान रखेंगे 3400 और 3420। 3400 है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेट इंफॉर्मेशन का, इन्फो का, क्योंकि स्टेटमेंट तो बन नहीं सकती ना, क्योंकि डेटा अभी तक प्रेजेंट में है नहीं, एक्चुअल डेटा हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम उसे इन्फो बोलते हैं। और ऐसे ही दूसरा है 3420, वो है प्रोफोमा इन्फॉर्मेशन इन प्रॉस्पेक्टस। जो प्रॉस्पेक्टस में आपने इन्फॉर्मेशन डाली है कि जब हम प्रॉस्पेक्टस बनाते हैं, IPO लगाते हैं, उसमें प्रॉस्पेक्टसेस बनते हैं, तो उसके अंदर हमने डेटा डालना होता है कि हमारा क्या विजन मिशन है और हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं आने वाले 6 महीने में, 12 महीने में, कि हमारी कितनी सेल्स होगी, कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो डेटा अभी हुआ नहीं होता, इसीलिए इसे प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं SRS, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। जो रिलेटेड सर्विसेज होती हैं ऑडिट से जुड़ी हुई, जैसे कि देखिए 2 एग्जाम्पल हैं इसके हमारे पास, SRS 4400 और 4410। ठीक है, तो 4400 है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सपोज करो आपको इनकम की किसी चीज़ के ऊपर, रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर रिव्यू करवाना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोसीजर पे एग्री हुए जो कि उसी चीज़ को रिव्यू करेगा, या फिर कंपाइलेशन एंगेजमेंट, चीज़ों को कंपाइल कराना है, तो आपने ऑडिटर को बोला कि प्लीज़ यार मेरा SRS कर दो, SRS के हिसाब से मेरी चीज़ों को कंपाइल कर दो, तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तभी तो वो कह रहे हैं, जब आप दोनों के बीच में एक प्रोसीजर के ऊपर एग्रीमेंट होता है या आप कंपाइल करते हो चीज़ों को अपने क्लाइंट के लिए, तब आप उनके साथ SRS में आते हो। रिलेटेड सर्विसेज ऑडिट से जुड़ी हुई सर्विसेज है, राइट, ये जुड़ी हुई है। फिर अब एक बात बताइए, क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है मेरा पूरा क्वालिटी कंट्रोल कर दो, मतलब ये बता दो सब मेरे यूज़र को कि हाँ मेरे कंपनी में क्वालिटी है या नहीं है, तो उसके लिए लगाएंगे हम SQC, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। उसके अंदर सारी चीज़ों आ जाती हैं। दिस अप्लाइज ऑन ऑल द अबव सर्विसेज, सारी सर्विसेज पे SQC लगता है। मतलब अगर आपने चाहे कोई भी काम किया हो, ऑडिट किया हो, रिव्यू करा हो, या अश्योरेंस एंगेजमेंट में हो, रिलेटेड सर्विसेज हो या अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हो, कुछ भी हो, तो उन सभी के ऊपर लगेगा SQC। SQC ये कहता है कि क्या ऑडिटर ने क्वालिटी का प्रॉपर ध्यान किया है ऑडिट करते वक्त, यस, हाँ या ना। तो क्या क्या सर्विसेज थी ऊपर, स्टैंडर्ड्स थे, रिलेटेड रिव्यू एंगेजमेंट था, अश्योरेंस एंगेजमेंट था और रिलेटेड सर्विसेज थी। और ये किस पे लगता है, दिस इंश्योर्स द फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल, कि फर्म ने अच्छी क्वालिटी कंट्रोल फॉलो की है या नहीं करी,
कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस। ये किस पे लग रहा है? ये सीए पे लग रहा है, उस फर्म पे लग रहा है जो ऑडिट कर रही है, ये कहते हुए कि क्या उन्होंने प्रॉपर क्वालिटी का इस्तेमाल किया है ऑडिट करते वक्त, और ऑडिट नहीं, रिव्यू करते वक्त, ऑडिट करते वक्त, या अश्योरेंस एंगेजमेंट करते वक्त, या रिलेटेड सर्विसेज करते वक्त। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। सीए की मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, अगर डेविएशन आ जाए तो उसे डॉक्यूमेंट करना कि क्यों आई, और अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव है उन चीज़ों का तो वो भी डॉक्यूमेंट करना। रिपोर्ट मस्ट डिस्क्लोज एनी डिपार्चर क्लियरली। अगर आप किसी बात से डिपार्ट करते हो, आपका वो आप एग्री नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो उस चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना, ये हमारी ऑडिटर की ड्यूटी आ जाती है। ठीक है, तो देखिए मैंने नीचे आपको एक टेबल दे दी है, उसमें सारे एग्जाम्पल और उनका नेचर लिख दिया है। ऐसे के सामने मैंने 200, 500 ये सब लिख दिया। फिर वो रिव्यू एंगेजमेंट है तो हिस्टोरिकल हो गई, 24 से शुरू हो गई। अगर अश्योरेंस एंगेजमेंट है तो 34 से शुरू हो जाएंगी, रिलेटेड हैं तो 44 से शुरू हो जाएंगी, और SQC इन सब पे लगता है, पर लगता किस पे? सीए पे लगता है, क्लाइंट पे नहीं लगता। ठीक है, और उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो चलिए होप चैप्टर नंबर 1 हम सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लर्निंग, हैव अ गुड एग्जाम्स टू यू।